बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो इससे बेरगबती इख्तियार करेगा वो हम में से नहीं है। आज के लेक्चर में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कूलम ने दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करने का फार्मूला ड्राइव किया एक्सपेरिमेंटली, इसलिए हम कूलम लॉ को एम्पिरिकल लॉ भी कह सकते हैं। तो याद रखो, सबसे पहली बात, ये जो कूलम का लॉ है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्ज हम उसको बोलेंगे जिसका साइज बहुत कम हो एज कंपेयर टू डिस्टेंसेस बिटवीन द चार्जेस, यानी जितना चार्जेस के दरमियान फासला है उसके मुकाबले में चार्ज का जो साइज है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो उन चार्जेस पे हम ये कूलम लॉ लगा सकते हैं और उनको हम पॉइंट चार्जेस का नाम देंगे। फर्ज करो ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड है Q1, ये एक और पॉइंट चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज R। अब कूलम लॉ में हम तीन मेन बातें सीखेंगे। सबसे पहली बात, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जो इनमें फोर्स होगी वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जिस केस में चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उस केस में फोर्स भी ज्यादा होगी। अगर ये वाला चार्ज डबल हो जाए तो ये फोर्स डबल हो जाएगी, अगर ये वाला चार्ज डबल हो जाए तब भी ये डबल हो जाएगी, अगर ये दोनों चार्ज डबल हो जाए तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगी, अगर ये डबल और ये हाफ हो जाए तो फोर्स पे कोई असर नहीं होगा, एंड सो ऑन। जिस केस में चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उस केस में फोर्स भी ज्यादा होगी, और जिसमें चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा उस केस में फोर्स भी कम होगी। मिसाल के तौर पे मैंने स्क्वायर के कॉर्नर पे ये 4 चार्ज रखे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कौन से दो चार्जेस में फोर्स सबसे ज्यादा है, तो जिनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा उनमें फोर्स भी सबसे ज्यादा होगी। जैसे आप देखो, इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है 15, इन दोनों का प्रोडक्ट 10 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 3 है। हमने मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है और मैग्नीट्यूड में हम साइन को इग्नोर कर देंगे। तो क्योंकि इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों चार्ज में फोर्स भी सबसे ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट, हम अगर इनमें से कोई एक चार्ज भी जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगी, इसलिए ये चार्जेस का प्रोडक्ट यहां पर शामिल होगा। अगर Q1 जीरो हो जाए फोर्स जीरो हो जाएगी, Q2 जीरो हो जाए तब भी फोर्स जीरो हो जाएगी, ये दोनों हाफ हो जाए तो जो फोर्स होगी वो 1/4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। और इस तरह के बेशुमार क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। इसके बाद, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या बिटवीन देम। चार्जेस में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी, और चार्जेस में डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। ये चार्ज हम जितना करीब करके रखेंगे इनमें ज्यादा फोर्स लगेगी, और ये चार्ज जितने दूर रखेंगे इनमें फोर्स कम लगेगी। अगर चार्जेस में डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, अगर ये 3 टाइम हो जाए तो ये 1/9 हो जाएगी, अगर ये 4 टाइम हो जाए ये 1/16 हो जाएगी, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए तो ये 4 टाइम ज्यादा हो जाएगी, अगर डिस्टेंस 1/3 हो जाए तो ये 9 टाइम ज्यादा हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस भी अब आप समझ जाएंगे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फोर्स और आर के अक्रॉस, तो हाइपरबोला से भी ज्यादा स्टीपर ग्राफ बनेगा इस तरह का। अगर हम इस तरफ को फोर्स रख दें और इस तरफ को आर, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मोर स्टीपर देन हाइपरबोला, इस तरह का। अब तीसरा पॉइंट जो हमने कूलम लॉ में याद रखना है, जो चार्जेस में फोर्स लगती है वो हमेशा अलोंग द लाइन होगी जॉइनिंग द टू चार्जेस। दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है फोर्स भी उसी लाइन के अलोंग होगी। मिसाल के तौर पे, जैसे इन दो चार्जेस को मिलाने वाली ये लाइन है तो ये फोर्स उसी लाइन के अलोंग होगी। ये फोर्स इस तरफ नहीं हो सकती, इस तरफ नहीं हो सकती, इस तरफ नहीं हो सकती,
उसी लाइन के अलोंग होगी जो चार्जेस को मिला रही है। इसी तरह ये वाली फोर्स भी उसी लाइन के अलोंग है जो चार्जेस को मिला रही है। ये फोर्स इधर इधर या इधर नहीं होगी। इसी तरह फर्ज करो यहां पर आपके पास 3 चार्ज है अलोंग द साइड्स ऑफ एट द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल आपने अरेंज किए हैं। तो अब आप फर्ज करो इस 1 कूलम चार्ज पे लगने वाली फोर्स देखना चाह रहे हैं किस तरफ होगी। अब ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इस पे जो लगने वाली फोर्स है वो ये होगी, इसी लाइन के अलोंग जो चार्ज को मिला रही है। इसी तरह ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो इस पे लगने वाली फोर्स ये होगी, इसी लाइन के अलोंग जो चार्ज को मिला रही है। इसी तरह अगर हमने इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स पता करनी हो तो इस चार्ज की जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, इस लाइन के अलोंग, और इसकी वजह से लगने वाली फोर्स इस तरफ होगी, इस लाइन के अलोंग। इसी तरह आप इस पे भी फोर्स निकाल सकते हैं। इस चार्ज पे लगने वाली फोर्स इसकी वजह से इस तरफ होगी अलोंग दिस लाइन, और इसकी वजह से लगने वाली फोर्स इस तरफ होगी अलोंग दिस लाइन, एंड सो ऑन। अगर आपने यहां पर टोटल फोर्स फाइंड करनी हो तो ये 2 वेक्टर्स हैं, तो इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आप इनके कंपोनेंट ड्रा कर देंगे। फर्ज करो एक कंपोनेंट इस तरफ है और एक कंपोनेंट इस तरफ है। ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गए, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल। इसी तरह ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। अब आप अगर देखो ये चार्जेस, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। फर्ज करो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फिर इनके y कंपोनेंट और x कंपोनेंट भी बराबर होंगे। अब x कंपोनेंट क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इनके y कंपोनेंट को ऐड करके हम इस पे लगने वाली टोटल फोर्स को फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें तो हम लिखेंगे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहां पर कांस्टेंट k लगा देंगे। याद रखो किसी भी एक्सप्रेशन में जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो उस फार्मूले की बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता। यानी अगर ये चार्ज डबल हो जाए k पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q2 डबल हो जाए k पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस डबल हो जाए, हाफ हो जाए, k पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स चार्जेस की वजह से बढ़ जाए, कम हो जाए तो k पे कोई असर नहीं होगा। यानी ये जो k होगा ये इस फार्मूले की बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। जो k है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। अगर हम मीडियम बदल दें तो फिर k की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी अगर 2 चार्ज एयर में पड़े हैं, अब k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू और है, और अगर इन्हीं 2 चार्ज को हम वाटर के अंदर रख दें तो अब k की वैल्यू और होगी। डिस्टेंस बढ़ जाए, कम हो जाए, चार्ज बढ़ जाए, कम हो जाए, k पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मीडियम बदल जाए तो k की वैल्यू भी बदल जाएगी। मीडियम में k की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। अगर हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और फ्री स्पेस एज अ मीडियम है बिटवीन द चार्जेस, यानी चार्ज के दरमियान कोई भी मटेरियल मौजूद नहीं है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो हम k की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9×10⁹। अब हम इसका यूनिट डिराइव करते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर और इन दोनों का कूलम स्क्वायर। न्यूटन इधर आके मल्टीप्लाई, मीटर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम स्क्वायर इधर जाके डिवाइड हो गया पर कूलम स्क्वायर। आप इस यूनिट को बेस की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूटन की जगह आपने लिख देना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम की जगह आपने लिख देना है एम्पेयर सेकंड। तो बाकी पावर्स को सॉल्व करके आप इसको बेस यूनिट्स की टर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, और इसका यूनिट k से ऑपोजिट होगा, k का इनवर्स होगा। तो k का यूनिट ये है तो इसको आप इनवर्स कर दो, कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की जगह कूलम स्क्वायर, न्यूटन की जगह पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर की जगह पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने कूलम लॉ का फार्मूला डिराइव कर लिया।
अब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ को डिस्कस करते हैं। फर्ज करो ये हमारा चार्ज है Q1 और ये वाला चार्ज है Q2, तो जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उसको हम लिखेंगे F21, जो 1 2 पे लगा रहा है, और इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका हम नाम लिख देते हैं R21, जिसकी डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। इसी तरह जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है उसका हम नाम लिख देंगे F12, जो 2 1 पे लगा रहा है, और इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका हम नाम लिख देंगे R12, जिसकी डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ है। तो ये हमने यूनिट वेक्टर यहां पर इन्वॉल्व कर दिए। अब जब भी हमने कोई वेक्टर लिखना होता है तो आपको पता है कि पहले हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ हम वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं। तो अब सबसे पहले हमने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है K Q1 Q2 ओवर R²। तो साथ हमने उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया। आपको पता है यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो R12 यूनिट वेक्टर की जगह हम R12 वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो वो मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई होके इसका क्यूब हो जाएगा। इसी तरह यहां भी पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, दैट इज K Q1 Q2 ओवर R², और साथ में उसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे, तो R21 यूनिट वेक्टर। आप कह सकते हैं कि यहां पर तो हमने फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखना चाहिए था, हम तो पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहां पर लिख रहे हैं। तो आप देखो फोर्स के यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम फोर्स के यूनिट वेक्टर की जगह पोजीशन का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने इसको भी वेक्टर की शक्ल में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे R21 वेक्टर ओवर इसका मैग्नीट्यूड इससे मल्टीप्लाई होके R का क्यूब बन जाएगा। अब आप यहां पर गौर करो, दोनों केस में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन ये दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल और ऑपोजिट हैं। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल और ऑपोजिट हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। जैसे यहां पर मैंने दो चार्ज लिखे हैं, एक 6 कूलम एक -2 कूलम। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, 6 कूलम ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा या -2 कूलम ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो आंसर है दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे। लेकिन ये चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर इस तरफ को फोर्स लगाएगा। दोनों की फोर्स बराबर होगी लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि फर्ज करो ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन है और ये कोई सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? तो आंसर है दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे। तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट में फोर्स लगाएंगे। यानी जो कूलम लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पर एक क्वेश्चन जहन में आता है, अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्यों घूम रहे हैं? तो इसकी वजह हम न्यूटन के सेकंड लॉ से देख सकते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है F/m। जो फोर्स है वो तो दोनों बराबर लगा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगा, उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा। और न्यूक्लियस का मास क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, इस वजह से उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगा और उसकी वेलोसिटी में बहुत थोड़ा चेंज आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, ना कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के गिर्द घूम रहा है। अब हम यहां पर प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम डाइलेक्ट्रिक कहते किसको हैं। इंसुलेटर मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो अब हम ये डाइलेक्ट्रिक की टर्म बार बार आगे यूज करेंगे, तो आपने समझ जाना है कि डाइलेक्ट्रिक से मुराद है इंसुलेटर मीडियम, जिसमें फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चली है कि जब भी दो चार्ज के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें, यानी अगर ये दो चार्ज हैं और इनके दरमियान में ये मैं प्लास्टिक रख दूं, तो इनमें जो फोर्स है वो पहले से कम हो जाती है।
अगर इन दोनों में पानी आ जाए तब भी फोर्स पहले से कम हो जाती है। इन दोनों में ग्लास आ जाए, रबड़ आ जाए, कोई भी इंसुलेटर इन दोनों में रख दिया जाए तो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो पहले से कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम होगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी। इस एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे। कौन सा मीडियम आपने रखा है? किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे वाटर के लिए इसकी वैल्यू है 78.5, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू है 1, एयर के लिए इसकी वैल्यू है 1.006, रबड़ के लिए वैल्यू है 2.94 एंड सो ऑन। तो बुक पे एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल में आप जितनी मैक्सिमम वैल्यूज याद कर सकते हैं वो याद रखना। तो दो चार्ज में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाती है। और ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा रखा है। अब यहां पर ये तीन चीजों का रिलेशन बन गया। आपको कोई दो चीजें अगर पता चल जाएं तो आप तीसरे वाले को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिलेटिव परमिटिविटी फर्ज करो 10 न्यूटन है और दो चार्ज में फोर्स पहले वैक्यूम में 100 न्यूटन थी, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से फोर्स 10 टाइम कम हो जाएगी, यानी 10 न्यूटन रह जाएगी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो फोर्स 2 गुना कम हो जाएगी। अगर आपको ये दोनों फोर्स पता है तो आप रिलेटिव परमिटिविटी बता सकते हैं, और अगर आपको वैक्यूम वाली फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो आप मीडियम में फोर्स कितनी है ये फाइंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो याद रखो, मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम वाली फोर्स से हमेशा कम होगी। और आप यहां पर नोट करें, ये जो फोर्स है वो एप्सिलॉन आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा, यानी जिस मीडियम का एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स सबसे कम होगी, और जिस मीडियम में एप्सिलॉन आर सबसे कम होगा उसमें फोर्स सबसे ज्यादा होगी। और याद रखो कि वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबसे कम है, यानी 1, और इसकी वैल्यू कभी 1 से कम नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर दो चार्ज के दरमियान फ्री स्पेस है, कोई भी मटेरियल नहीं है, तो उनमें फोर्स सबसे ज्यादा होगी। और जब भी इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाएगा तो फोर्स एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाएगी। अब हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या बना? K की वैल्यू हमारे पास थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब हमने एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लगा देना है। तो आपके पास जो भी फार्मूला फ्री स्पेस के लिए हो, तो जब आपने उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए बनाना हो तो आप जहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखा हो उसके साथ एप्सिलॉन आर भी शामिल कर देंगे। अब आप देखो, पहले यहां पर K कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर K की वैल्यू क्या बन गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अगर एप्सिलॉन आर इधर आ जाए तो ये बन जाएगा F वैक्यूम ओवर F मीडियम, दोनों फोर्स की रेशो है तो इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का नो यूनिट नो डायमेंशन। और याद रखो, एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा होगी, कभी भी 1 से लेस नहीं होगी। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। एप्सिलॉन आर के दो नाम हम और भी यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। तो अब आपने एप्सिलॉन आर के 3 नाम पढ़ लिए, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट। अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन को गलत समझ जाते हैं। अक्सर अगर सवाल पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब बच्चे ये वाला यूनिट बता देते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है, ये जस्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन आर। किसी भी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट पूछा जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होगा और ना ही इसके डायमेंशंस होंगे। अब यहां पर हम एक और डिफरेंट तरह का क्वेश्चन स्टडी करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास दो चार्ज हैं और इन दोनों में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों को टच कर दें तो क्या होगा? इन पे जो टोटल चार्ज है वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अभी इस पे टोटल चार्ज है 6 - 2 4 कूलम। तो इनको थोड़ी देर अगर टच रखें तो थोड़ी देर के बाद इस पर भी 2 कूलम आ जाएगा और इस पर भी 2 कूलम आ जाएगा।
अब अगर इनको उसी फासले पे वापस रख दिया जाए, अब हम देखते हैं कि फोर्स पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। आप देखो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 12, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 4, तो प्रोडक्ट पहले से कम हो गया, तो फोर्स भी पहले से कम हो जाएगी। पहले प्रोडक्ट 12 था, अब 4 है, तो प्रोडक्ट 3 टाइम कम हो गया, तो इनमें जो फोर्स है वो भी 3 टाइम कम हो गई है। अभी फर्ज करो इनका चार्ज था Q1 और Q2 और इनको टच करने के बाद जो नए चार्ज हैं सपोज वो बन गए Q1 डैश और Q2 डैश, तो फिर आपके पास फार्मूला बनेगा F डैश इज इक्वल ओवर F इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश ओवर Q1 Q2। पहले चार्ज ये थे और उनमें फोर्स ये थी, अब चार्ज ये हैं और उनमें फोर्स ये है, तो ये पहले वाले चार्जेस का प्रोडक्ट पहली वाली फोर्स, बाद वाले चार्जेस का प्रोडक्ट बाद वाली फोर्स। अगर इस फार्मूले से आपको कोई एक चीज पता हो, ये फोर्स पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये फोर्स पता है तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आर स्क्वायर हमने अगर सेम डिस्टेंस पे दोबारा रख दिया है तो यहां भी नीचे आर स्क्वायर आएगा, इधर भी आर स्क्वायर आएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह अब हम इसी को एक और क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फर्ज करो ये 10 कूलम है और ये आपके पास 2 कूलम है। अब फर्ज करो अभी इन दोनों में जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान वो है आपके पास 10 न्यूटन। अगर इन दोनों को आपस में टच कर दिया जाए तो टोटल चार्ज बन रहा है 12, तो फिर 50-50 डिवाइड हो जाएगा, तो 6 इस पे आ जाएगा और 6 इस पे आ जाएगा। तो यहां से आप इस को फाइंड कर सकते हैं, पहले दोनों का प्रोडक्ट कितना बन रहा है 20, बाद में इस पर 6 आ गया, इस पर 6 आ गया, हमने सेम डिस्टेंस पे दोबारा रख दिया, तो फिर बाद वाला प्रोडक्ट बन गया 36। पहले वाली फोर्स है 10, तो हम ये वाली फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, जब आपके पास दो चार्ज हो और उन दोनों को टच कर दिया जाए तो जो टोटल चार्ज होगा वो उन पे 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर उनको उतने ही फासले पे वापस रख दिया जाए तो फिर आप उनके दरमियान फोर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे Q1 डैश Q2 डैश ओवर Q1 Q2 F डैश ओवर F। तो इस फार्मूले की मदद से अगर आपको पहले वाली फोर्स पता हो तो आप बाद वाली फोर्स बता सकते हैं, आपको बाद वाली फोर्स पता हो तो आप